फर्स्ट जॉब के लिए मैंने 72 इंटरव्यूज़ दिए थे। एक्सपीरियंस दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ग्रेजुएट करके कैसे एक्सपीरियंस आएगा। मिथ है कि अगर बिजनेस करना है तो पहले एमबीए मार्केटिंग कर लो। हमने जब एमबीए मार्केटिंग किया था तो बहुत लोग समझाने वाले नहीं थे एमबीए मार्केटिंग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब जो है मिल जाएगी। एक ऐसा ट्रेड जो आपको लगता है लीडरशिप में होना चाहिए? लोगों की ज़िंदगी में, करियर में अगर आप बेहतरी नहीं लेके आ रहे हैं तो यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, यू आर नॉट अ गुड लीडर। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया pillbox.pk बनाने के लिए? 4 लोग बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा ये मशवरा होगा कि चलो यार कोई काम शुरू करते हैं। हर प्रोफेशनल को लगता है कि यार मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ तो मुझे तो कुछ अपना काम करना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज है जो किसी भी पाकिस्तानी को आता है जब वो अपना कारोबार स्क्रैच से खड़ा करता है। What is the reason behind your success? Right decisions? How did you learn to take right decisions? Wrong decisions? एक रिटेल बिजनेस को चलाने के लिए कौन सा एक सीक्रेट है जो उसको कामयाब बनाता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा तो शायद मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कहूँगा कि यू नीड अ गुड टीम। शार्क टैंक में जाना हुआ आपका, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर कोई भी ये कहेगा कि भाई उसके पीछे कोई मार्केटिंग मोटिव नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी राइट। क्या इनसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है हेल्थ केयर की? हम कहने को सारे लोग कहते हैं कि यू हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक। एआई तो अब थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि फैशन बन गया है कि हर चीज़ में हम कहते हैं कि एआई से ये हो जाएगा, एआई से हो जाएगा। अच्छी टीम को कैसे बिल्ड किया जा सकता है? टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। सडनली वो रिज़ाइन करता है तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हीरा था हमारा। आज की कहानी एक सफ़र है एक ऐसे शख्स का जो सिर्फ अपनी मेहनत और अज़म की वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ा। सोचिए एक मिडिल क्लास घराना जहां तालीम को सब कुछ माना जाता है लेकिन रिसोर्सेस कम हैं, लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो रास्ता खुद बन जाता है। आज हमारे मेहमान हैं अदील अहमद जो फाउंडर और सीईओ हैं पिलबॉक्स के, जो हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाएंगे। एक कहानी जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो मुश्किलात का सामना करते हुए इस दुनिया में अपनी जगह बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नेशकास्ट। अदील अहमद का सफ़र कोयटा के एक हम्बल घराने से शुरू हुआ जहां वालिदैन ने तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब की तलाश शुरू हुई तो समझ आया कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। 72 जॉब इंटरव्यूज़ के बाद पहली जॉब मिली, वो भी एक ऐसी फील्ड में जो उनका पैशन नहीं था, लेकिन यही वो मौका था जहां उन्होंने समझा कि हर एक्सपीरियंस एक नया सबक देता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से स्टार्ट करके फूड, रिटेल और फार्मास्यूटिकल्स तक का सफ़र, हर फील्ड ने कुछ नया सिखाया। रिटेल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में उनकी इनसाइट्स कमाल की हैं। वो बताएंगे पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल रिटेल का क्या फ्यूचर है, डिजिटलाइजेशन का असर बिजनेस पर कैसे हो रहा है और एक अच्छा लीडर अपनी टीम को कैसे नर्चर करता है। लेकिन सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, यहाँ बात होगी उस रेजिलियंस की जो जॉब इंटरव्यूज के दौरान डेवलप होती है, उस क्रिएटिविटी की जो हर नए चैलेंज के साथ आती है और हर उस मेंटरशिप की जो नए एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ का सबब बनती है। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक कहानी है, एक कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी, नया सोचने का तरीका देगी और बताएगी कि मुश्किलात सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो उनसे सीखना नहीं चाहते। तो चलिए सुनते हैं अदील अहमद की ज़बानी, उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस और वो सब जो उन्होंने इस सफ़र में सीखा। सो लेट्स डाइव इनटू इट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अच्छा, शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर और आई होप के नेक्स्ट 60 मिनट जो है इट वुड बी गुड। और एज लॉन्ग एज अर्ली करियर की बात करें, बल्कि उससे भी थोड़ा अगर मैं पीछे जाऊँ, सो फैमिली की बात करें तो वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से बड़ी फिल्मी स्टोरीज़ होती हैं ना कि पेरेंट्स ने बड़ा स्ट्रगल किया होता है टू ग्रो अप देयर चाइल्ड, तो हम भी कुछ उसी बैकग्राउंड से जो है वो स्टार्ट रहा है। माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, पाकिस्तान रेलवे के साथ उनका ताल्लुक़ था। 30 ईयर्स उन्होंने सर्व किए। अपब्रिंगिंग हमारी जो है वो कोयटा में हुई है। बाय बर्थ आई एम फ्रॉम कोयटा, क्योंकि थ्रू आउट उनकी सर्विस वहीं पे थी। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। अगर मैं 2 जनरेशन पीछे चले जाऊँ तो शायद कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था हमारी फैमिली में।
सो हमारे से जो पहले की जनरेशन है, दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने आप ये कह लो कि पढ़ना शुरू किया। मेरे फादर की एजुकेशन में मैट्रिक थी, माय मदर हार्डली आई थिंक अब प्राइमरी पास आउट, बट ख्वाहिश उनकी ये थी कि बच्चे हमारे जो हैं उनको हमने एजुकेट करना है, पढ़ाना है। इसमें रोल बहुत ज़्यादा रहा हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का, जो ख़ास तौर पे माय अंकल मामू साइड जो है उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि बच्चों को एजुकेट करें, पढ़ाएं। तो आई थिंक शुरू का जितना भी टाइम गुजरा है, आई मस्ट रिकग्नाइज़ कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की हमें जो है वो हमारी एजुकेशन जो है उसको कवर करने के लिए। बड़ी कम अर्निंग्स होती थी उनकी, बट उसमें भी जो बेस्ट एजुकेशन वो दे सकते थे हमें। वी वर 4 सिबलिंग्स, तो उन्होंने किया। गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, उसके साथ साथ जो है डिफरेंट किस्म की और भी जो एफ़र्ट्स आप कर सकते हो टू अर्न। माय मदर यूज़ टू स्विंग दिस क्लोथ्स, जो है ना वो होता है कि कपड़े जिस तरह से कपड़े सीते हैं, और वो सारा उस तरीके से उन्होंने आप कहो कि सेविंग कर करके जो है वो एजुकेशन पे हमारे स्पेंड किया। तो अर्ली करियर तो सारा जो है आप कह लो अर्ली एज इस तरह से गुजरी है। सो अर्ली एज कोयटा में थी, चाइल्डहुड आप कह लो। देन उसके बाद फिर ऑब्वियसली फादर के रिटायरमेंट के बाद हम पंजाब मूव हो गए, कुछ अर्सा मुल्तान में रहे, फिर लाहौर सेटल हुआ मैं। ग्रेजुएशन जो है मेरी मुल्तान से थी, मास्टर्स मेरा जो था वो फिर मेरा लाहौर से था, और उसी पीरियड के दौरान फिर जो है आप कह लो कि जॉब स्टार्ट कर दी। और कहीं पढ़ा था हमने, मुझे याद पड़ रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि लर्निंग विद अर्निंग का जो है ना कॉन्सेप्ट। तो मेरा मास्टर्स जो था वो मेरी फ़र्स्ट जॉब के साथ कंप्लीट किया था मैंने। अर्ली कैरियर अगर मैं फ़र्स्ट जॉब बताऊं तो अगेन आई थिंक इट टुक मी 3 मंथ्स समवेयर, जहाँ पे मुझे फ़र्स्ट जॉब के लिए जो मुझे रिकॉल होता है कि शायद मैंने 72 इंटरव्यूज़ दिए थे। 72 टाइम रिजेक्ट हुआ था मैं। और जहाँ भी जाते थे पहली चीज़ ये होती थी कि भाई एक्सपीरियंस क्या है आपका। तो ग्रेजुएशन करके निकले थे तो एक्सपीरियंस पूछते थे, तो एक्सपीरियंस तो ज़ाहिर नहीं था। मैं कहता था एक्सपीरियंस दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ग्रेजुएट करके कैसे एक्सपीरियंस आएगा। तो अब तो खैर फिर भी थोड़ा इंटर्नशिप्स का इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आ गया है आज से, जिस ज़माने में हमने ग्रेजुएट किया है तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इट वाज टफ टू गेट द फर्स्ट जॉब, एंड देन उसके बाद फिर मूव ऑन करते रहे। अच्छा, स्टार्ट आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से किया, फिर फूड एंड बेवरेजेस, रिटेल और अब फार्मास्यूटिकल। तो ये सफ़र कैसा रहा इन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर? सो दिल मेरा थोड़ा सा हमेशा से माइंड रहा है, एज अ पर्सनैलिटी होती है ना, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ऑब्वियसली। तो मुझे हमेशा जो थोड़ा डाइवर्सिफाइड चीज़ें जो है ना वो अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो कैरियर हो चाहे लिविंग हो। मेरा ख्याल आया है बिन लिव्ड इन ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान जो है। मैं जैसे मैं आई टोल्ड यू के बाय बर्थ कोयटा से, फिर कपल ऑफ ईयर्स इन मुल्तान, दैन लाहौर, फिर वन ऑफ माई जॉब इन इस्लामाबाद, दैन कराची, सेवरल ईयर इन कराची। तो जैसे ये मोमेंट रही है, इसी तरह से जो करियर है मेरा, करियर भी डिफरेंट जगहों पे रहा है। अभी एक चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं बीच में, देयर वाज एन ईयर एंड सो जो फैशन इंडस्ट्री में भी रहा हूँ मैं, वो शायद इसमें मिस हो रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा नहीं था सोच के कंस्ट्रक्शन के फील्ड के अंदर गए थे, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था मेरा। आई वाज द ओनली नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो अपने पूरे डिपार्टमेंट में था, एंड जॉब चाहिए थी, और पहली जॉब मिली कंस्ट्रक्शन कंपनी में मिल गई। तो वहीं से कैरियर जो है स्टार्ट हो गया। मास्टर्स, जिस तरह मैंने बताया कि मास्टर्स मैंने अपनी जॉब के साथ ही कंप्लीट किया, तो दैट वाज द ओनली रीज़न। प्रॉपर अगर मैं जॉब कहूँ तो फर्स्ट जॉब जो थी वो फूड इंडस्ट्री की थी, जो KFC थी। KFC के साथ था, अर्ली टाइम था KFC का पाकिस्तान में, एंड आई थिंक एक पूरे कैरियर में वो एक अच्छा पीरियड था। जो फर्स्ट जॉब ही आपकी इस टाइप की अगर MNC के साथ हो जाए तो लर्निंग बड़ी डिफरेंट किस्म की आपको जो है वो मिलती है अर्ली करियर के अंदर। सो फर्स्ट जॉब प्रॉपरली जो है वो KFC की थी। देन उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई बेवरेज साइड से, एक पानी है एक्वाफिना के नाम से, उसकी लॉन्चिंग थी। उसके लिए
एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इस्लाम पे बेस आई, तो एक्वाफिना वाटर जो है वो एक टीम के साथ मैंने लॉन्च किया था। एंड फिर उसके बाद इत्तेफाक से अगेन वन ऑफ माई मेंटोर उन्होंने अप्रोच किया फॉर दी रिटेल फार्मेसी। कुछ चैलेंज आ रहा था उनको फॉर दी ऑपरेशन साइड, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ आ जाओ। तो हम भी उस ज़माने में ज़ाहिर है कि फॉलो करते थे जिन जिन लोगों ने हमें सिखाया था ली करियर के अंदर। सो वहाँ से बस फिर फार्मेसी की तरफ गए। फार्मेसी 5 साल के बाद मैंने फिर एक ब्रेक ली थी कि थोड़ा सा आप डिफरेंट काम करें, और फिर मैं फ़ैशन रिटेल के अंदर जो है वेस्टर्न वेयर का एक ब्रांड था स्टोनेज के नाम से, तो उसको उसके सेल्स ऑपरेशन हेड करता रहा हूँ कोई 1 साल। और इरादा नहीं था दोबारा से फार्मेसी में आने का, बट अगेन सडनली फिर एक अपॉर्चुनिटी आई एंड देयर वर गुड पीपल, तो कुछ जो है वो मिजाज मिल गया, तो दोबारा से फार्मेसी की तरफ आए। बस फिर फार्मेसी आप कह लो कि वही चल रही है अब। अच्छा, आजकल रिवाज है कि लोग ना एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, तो इस डाइवर्सिफिकेशन ने आपको अच्छा इम्पैक्ट दिया या बुरा इम्पैक्ट दिया? आई थिंक देखें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, बट एक्सपर्ट आप डाइवर्सिफाई भी अगर कर रहे होते हैं ना, तो देयर आर सर्टन थिंग्स, जैसे हमारी एक्चुअल फील्ड जो है वो रिटेल बिजनेस की है, वेदर इट्स इन फूड, इन बेवरेज, फैशन रिटेल या फार्मेसी रिटेल, इनके डायनेमिक्स कोई बहुत फ़र्क नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि फार्मेसी रिटेल एंड फूड रिटेल में कोई 360 डिग्री का चेंज होगा। स्टोर ऑपरेशन है तो स्टोर ऑपरेशन बिल्कुल किसी भी जो है वो रिटेल स्टोर के 80 to 90% सेम होते हैं, प्रोडक्ट का फ़र्क होता है। सो प्रोडक्ट फ़र्क होगी, बट स्टोर उसी तरह से खुलना है, उसी तरह से बंद होना है। SOPs मोर और लेस जो है वो 80-90% जो है वो सेम होते हैं। तो अगर मैं अपना बैकग्राउंड कहूँ तो इट वाज मोर टुवर्ड्स दी ऑपरेशन साइड, सेल साइड, रिटेल साइड। तो मेरा ख्याल है कि उसमें एडिड एडवांटेज है अगर आप डाइवर्सिफाइड फील्ड से आते हैं। जो मुझे लगता है कि शायद मुझे कैरियर में जिस चीज़ का एडवांटेज मिला है वो बड़ा रीज़न ये था कि डाइवर्सिफाइड कैरियर था, डिफरेंट इंडस्ट्री का फ्लेयर था आपके पास। सो जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस होता है तो देर आर मोर चांसेस कि आपको फेलियर्स का पता होता है कि फेलियर्स किन चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा प्रो हूँ कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए एट अ प्रोडक्ट लेवल, बट आपको जो है वो ओवरऑल अगर जो है डाइवर्सिफाइड कैरियर है आपका तो दैट हेल्प्स यू। अच्छा, एक मिथ है कि अगर बिजनेस करना है तो पहले MBA मार्केटिंग कर लो। आपने एक MBA मार्केटिंग करा, कितना उसने आपको साथ दिया? हमने जब MBA मार्केटिंग किया था तो ऑब्वियसली जाहिर है कि बहुत लोग समझाने वाले नहीं थे, कि ऐसा लगता है कि जैसे शायद मैं स्टोनेज पीरियड की बात कर रहा हूँ, बट इट्स बीन 25 ईयर्स। तो शायद उस किस्म की कैरियर काउंसलिंग नहीं थी जैसे आज आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी जगहों पे मिल जाती है, तो हमारे पीरियड में नहीं थी। मुझे याद है मैंने जब इंटर स्टार्ट किया था तो मैंने इंटर के पीरियड में 3 डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो मैं FSC भी स्टार्ट कर दी थी, मैं कॉमर्स भी कर रहा था, और उसके साथ एक और जो है वो कोर्स जो है वो भी शुरू कर दिया था कि चलो तीनों करके देख लेते हैं। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक चीज़ कर लें तो बेहतर है। और पहले था कि कंप्यूटर साइंसेस जो है उस ज़माने में नया नया था, तो कंप्यूटर साइंसेस में जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि नहीं, मार्केटिंग जो है MBA मार्केटिंग कर लोगे तो जॉब जो है, बिज़नेस तो नहीं उस वक्त उस ज़माने में तो नहीं सोचा था, बट ये था कि MBA मार्केटिंग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब जो है मिल जाएगी। तो हमारी जो एजुकेशन है वो उसके पीछे तो ये एक सिंपल जो है आप कह लो कि मोटिव था कि एक अच्छी जॉब मिल जाएगी एंड बस ठीक है। अच्छा, आपने KFC में काम किया, पेप्सिको में काम किया और दवागो में भी काम किया। एक कौन सी लीडरशिप टैक्टिक जो आपने सीखी जो आपको लगता है कि नए एंटरप्रेन्योर्स में होना चाहिए? हर जगह पे देखिए लीडरशिप ट्रेड्स तो फ़र्क होती है हर जगह पे, और मेरी अपनी लीडरशिप ट्रेड्स होंगी, मेरे और साथ दोस्त होंगे, उनका उनका फ़र्क जो है वो लीडरशिप स्टाइल होगा। सो ऐसा नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हर जगह से आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। जिन लोगों को मैं मेंटोर करता हूँ, जो मेरी टीम का पार्ट है, मैं भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है जिस पे गाइड कर रहा होता हूँ, मेंटोर करता हूँ। इसी तरह से हमें जिन लोगों ने मेंटोर किया वो भी डिफरेंट लोग थे हर जगह पे। आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैंने अपने करियर में जितने भी लोगों के साथ काम किया है तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम देम। फ्रॉम हर लीडर से मेरा ख्याल है कि डिफरेंट चीज़ें हमने सीखी हैं। किसी से एग्जीक्यूशन सीखी, किसी से हमने प्लानिंग सीखी कि प्लानिंग किस तरह से, कोई प्रोजेक्ट अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो उसकी प्लानिंग किस तरह से होती है। प्लान हो गया है, बहुत सारे लोग एग्जीक्यूशन में एक्सपर्ट नहीं होते, तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे कुछ ऐसे लीडर मिले जिनकी एग्जीक्यूशन स्किल्स बहुत अच्छी थी।
तो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट चीज़ें सीखते रहे हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा ट्रेड जो आपको लगता है लीडरशिप में होना चाहिए? या लीडरशिप का वन लाइनर मुझे कहो कि लीडरशिप में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को टेक केयर करे, उनको मेंटोर करे। लीडर की मुझे जो क्वालिटी समझ आती है वो ये है कि आपने लोगों को अपने साथ लेके चलना है। अगर मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ जो शायद खुद सक्सेसफुल हुए होंगे, बट शायद लोगों को कैरी नहीं किया होगा उन्होंने साथ। तो आई ऑलवेज़ बिलीव कि आप खुद आगे ना जा रहे हो, आपके साथ लोग भी आगे जा रहे हो। सो मेरी फ़िलॉसफ़ी लीडरशिप के लिए यही है कि आप लोगों को कैरी करें साथ। लोगों की ज़िंदगी में, करियर में अगर आप बेहतरी नहीं लेके आ रहे हैं तो यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, यू आर नॉट अ गुड लीडर। सो मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया वो शायद करियर में मेरे से भी आगे गए। इसी तरह कुछ अच्छे लोगों से जिनसे मैंने सीखा, उनको लगता है कि यार ये हमसे भी आगे पहुँचा है, और खुशी होती है उनको देख के। जैसे एक एक फादरली कॉन्सेप्ट होता है ना, कि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। कभी उसको ये ईगोश प्रॉब्लम नहीं होता कि यार ये तो जो है वो मेरे से ज़्यादा कमा लेगा या आगे चला जाएगा। तो मेरी फ़िलॉसफी में जो लीडर होता है उसका फादरली रोल होता है। तो उसने खुद आगे नहीं जाना, उसने लोगों को भी साथ लेके जाना है। इनफैक्ट लोग उससे भी आगे जो हैं वो होने चाहिए। तो मेरी तो फ़िलॉसफी यही है। अच्छा, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया pillbox.pk बनाने के लिए? ये प्लान था, जैसे एक जॉब स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में तो नहीं था, जैसे मैंने कहा, कभी नहीं सोचा था कि कारोबार करेंगे या इन चीज़ों में आएंगे। बट आई थिंक इट वाज अबाउट 12 बिटवीन 12 to 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद फिर ना हर प्रोफेशनल को लगता है कि यार मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ अपना काम करना चाहिए। तो ये जितने भी सैलरीड लोग होते हैं ना, इनकी ख्वाहिश होती है। और डिनर टेबल्स के ऊपर, लंच टेबल्स के ऊपर आप कभी भी देखना कि 4 लोग बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा ये मशवरा होगा कि चलो यार कोई काम शुरू करते हैं। और कई सालों तक जो है ये डिस्कशन जो है वो चलती रहती है। मेरा मिजाज थोड़ा फ़र्क है। मैं थोड़ा बाय पर्सनैलिटी आई एम अ रिस्क टेकर। तो मैं कहता हूँ डिसीजन ले लेने चाहिए। बहुत सारी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उनमें से बड़ी एक फेमस कोट थी कि मेरे ख्याल जी के सीईओ से किसी ने शायद पूछा था कि हाउ यू लर्न टू टेक, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस ना। तो उसने कहा कि राइट डिसीजंस। तो उन्होंने कहा कि हाउ डिड यू लर्न टू टेक राइट डिसीजंस। उन्होंने कहा रॉन्ग डिसीजंस। सो मैं कहता हूँ डिसीजंस लेने चाहिए। फेलियर हो जाएगा बट आप कुछ सीख लोगे। नेक्स्ट टाइम चांसेस फेलियर के और कम हो जाएंगे। तो मैंने कैरियर में भी हमेशा डिसीजन लिए हैं, लाइफ में भी डिसीजंस लिए हैं। और कभी ये नहीं कहा कि 10 लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट माई कैरियर मैंने जब भी जॉब स्विच करनी होती थी तो 99% लोग मुझे मना करते थे कि ये मत करो, एंड आई टुक डिसीजन, एंड वो पॉजिटिवली ही रहा पूरे कैरियर में। इट कुड बी लकी, इट कुड बी अदर वे अराउंड, बट आई थिंक डिसीजंस जो हैं वो लेने चाहिए। तो पिल बॉक्स अगेन बहुत पहले सोचा था कि यार कोई काम शुरू करें। ज़्यादा एक्सपीरियंस था फूड की साइड पे, तो पहले सोचा कुछ फूड के अंदर काम स्टार्ट करते हैं। देन फिर लास्ट ऑलमोस्ट कोई 12-15 ईयर से अब फार्मेसी रिटेल के साथ आ रहे हैं। तो लगा कि अच्छा जो फार्मेसी रिटेल, फार्मेसी के काम में एक चीज़ जो थोड़ा सा आप कह लो कि बड़ा मेरा दिल के करीब है, वो ये भी है कि मेरे पास दिन में 3-4 लोगों की कॉल्स आती हैं, क्योंकि फार्मेसी का बिज़नेस आज भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं है। जो रिटेल फार्मेसी चेन जिसको हम कहते हैं उसका टोटल शेयर 3-4% है इस वक्त टोटल पाई के अंदर। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अनऑर्गेनाइज्ड बिज़नेस है रिटेल फार्मेसी का इस वक्त पाकिस्तान में। सो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं से मुझे कॉल आती है कि ये मेडिसिन नहीं मिल रही, ये मेडिसिन नहीं मिल रही। और बेचारे लोग फिर उस मेडिसिन के लिए परेशान फिर रहे होते हैं पूरे शहर के अंदर। और हम कभी उसको कराची से अरेंज करते हैं, कभी उसे जो है मुल्तान से अरेंज करते हैं, कभी हैदराबाद से करते हैं, कभी गुजरांवाला से करते हैं। तो वो बड़ा एफर्ट वाला काम होता है, बट एंड ऑफ द डे खुशी होती है कि यार चलो हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है या उसकी परेशानी हम कम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बिजनेस।
बिज़नेस तो शायद ये उतना लुक्रेटिव नहीं है, इसका जो मार्जिन स्ट्रक्चर है शायद उतना लुक्रेटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फूड या बाकी बिजनेसेस के। बट दिस इज़ समथिंग जो कि थोड़ा सा जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न था कि जो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए। बिज़नेस तो है बट बिज़नेस के साथ साथ शायद बहुत सारे लोगों के लिए आप आसानियाँ भी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, आपको कौन सा एक बड़ा चैलेंज जो आपके जहन में आता हो जब आपने कारोबार स्क्रैच से खड़ा किया था कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो किसी भी पाकिस्तानी को आता है जब वो अपना कारोबार स्क्रैच से खड़ा करता है? अगेन अदिल, मेरी अप्रोच फिर थोड़ी सी फ़र्क है और मैं चीज़ों में बहुत पॉजिटिव होता हूँ। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लेता हूँ, पॉजिटिवली सोचता हूँ। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़हन में आती हैं तो मेरी लाइफ की एक फ़िलॉसफ़ी ये है कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है, तो मैं हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेता हूँ कि सबसे वर्स्ट चीज़ क्या होगी, तो मैं हमेशा चीज़ें वहाँ से बिल्ड करता हूँ। तो जब आप बिल्कुल बॉटम से बिल्ड करते हैं तो आपको शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया ऑनेस्टली मेरे एक दफ़ा भी ज़हन में नहीं आया कि बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा या बिज़नेस चलेगा नहीं या इसमें चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस देखो हर बिज़नेस के अंदर है। इस बिज़नेस में कंपटीशन है। आप सेंट्रल पंजाब की बात करोगे, आप नॉर्थ की बात करोगे तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। आप साउथ की बात करोगे तो साउथ में ये पूरा लैंडस्केप अभी भी अनऑर्गेनाइज है। एक दो प्लेयर आपको मिलेंगे, इसके अलावा तो यहाँ पे अभी उस तरीके से काम नहीं हुआ। सो कंपटीशन ऑब्वियसली आपको नज़र आता है। एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स है इस इंडस्ट्री में वो नहीं है, वो आपको चैलेंज नज़र आता है। बट अगेन एचआर मेरा अपना फेवरेट एरिया है। मैं कहता हूँ टीम्स आपको बिल्ड करनी चाहिए, आपको लोगों को ट्रेन करना चाहिए, सिखाना चाहिए। बैठ के इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ट्रेंड रिसोर्सेज मिलेंगे, आप खुद लोगों को ट्रेन करें। एंड मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जिन लोगों को आप अपने अपने मोल्डिंग स्टाइल से जो है ना उनके मोल्डिंग करते हो जिन लोगों की, तो वो दे वर्क बेटर देन दोज जो कि शायद बहुत ज़्यादा सीखे सिखाए आ रहे होते हैं आपके पास। सो बिगेस्ट चैलेंज की बात करें तो ऑब्वियसली जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, तो सबसे जो एक बड़ा चैलेंज आपको नज़र आता है ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल्स होते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए। जो आपको फंडिंग रिक्वायर्ड है एक बिज़नेस को अगर आपने स्केल अप करना है तो ये एक चैलेंज आपको नज़र आता है कि जिस स्केल के ऊपर लेके जाना है उसके लिए किस तरह से फंड्स रिक्वायर्ड होंगे इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर। स्पेशली जिस वक्त हमने बिज़नेस स्टार्ट किया उस वक्त तो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी 22-23% के ऊपर जो है पॉलिसी रेट हमारा चल रहा था। सो वो एक चैलेंज जो है वो नज़र आया। लिक्विडिटी फंडिंग जी। सो फंडिंग फंड रेजिंग ये चीज़ें आई थिंक दैट इज़ वन एरिया जो कि चैलेंजिंग लगता है। बट आई थिंक थोड़ा सा अगर आप अप्रोच ठीक है, चीज़ें वेल प्लान्ड हैं तो यू कैन मैनेज दैट एज वेल। अच्छा, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल और ये वेलनेस की जो इंडस्ट्री इसका क्या फ्यूचर देखता है? यार मुझे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है और उसका रीज़न ये है कि जैसे आई सेड सेवरल टाइम के भाई ये अनऑर्गेनाइज है अभी भी। सो आप अपने पड़ोस में देख लें, आप इंडिया में देख लें, आप जीसीसी के अंदर देख लें, यू विल फाइंड डजन ऑफ फार्मेसी रिटेल चेन्स। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ सऊदी की कि सऊदी में एक फार्मेसी चेन है जिसके 1400 प्लस स्टोर्स हैं। एंड सऊदी की पॉपुलेशन कंपेयर टू पाकिस्तान पॉपुलेशन आप अगर देखेंगे तो शायद 1/5-1/6 होगी। सो पाकिस्तान में जो टॉप फार्मेसी ब्रांड होगा शायद उसके भी हार्डली 100 के करीब स्टोर होंगे। सो दैट इज़ अ गैप जो कि लाइक दवागो, नॉट एग्जैक्टली दवागो। सो दवागो टॉप टीयर में आता है, टॉप 3-4 इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स जो स्टोर काउंट होगा। कुछ हमारे पंजाब के ब्रांड्स हैं जिनके 100 प्लस जो है वो स्टोर्स जो है कंपनी ऑपरेटेड में शायद दवागो जो है वो पहले नंबर पे आई थिंक होगा इन टर्म्स ऑफ कंपनी ऑपरेटेड स्टोर। सो गैप बहुत है। फार्मेसी रिटेल एज ए सेड अर्लियर 3-4%, 5% हार्डली चेन फार्मेसीज जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उससे ऑपरेट हो रहा है। रेस्ट ऑफ द मार्केट जो है 60-70% तो अभी भी होलसेल या मॉम एंड पॉप स्टोर जिन्हें हम कहते हैं, मेडिकल स्टोर या कॉर्नर शॉप का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ से ऑपरेट हो रहा है और ये ग्रेजुअली चेंज होना है। आज से 10 साल 20 साल पहले हम जो कपड़ा लेते थे वो लोकल मार्केट से आता था। आज आप देखोगे तो लॉन के लिए जो है आपको मेरा ख्याल है कि डजन्स ऑफ ब्रांड जो हैं वो नज़र आएंगे
और रिगार्डलेस ऑफ बाइंग पावर, ऐसा नहीं है कि बहुत एलीट जो है वो ब्रांड्स के ऊपर जा रही है, तो आपको ब्रांड्स पे जो है वो लो टियर का भी जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। सेम गोज़ टू शूज़। तो आपको हर इंडस्ट्री में, आपके ग्रॉसरी स्टोर देख लो, ग्रॉसरी स्टोर आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो आपको कितनी चेन स्टोर ऐसे नज़र आएंगे कि जिनके आप कह लो कि डबल डिजिट में स्टोर से। तो जिस तरह बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई हैं, फार्मेसी रिटेल ने ट्रांसफॉर्म होना है। सो सूनर और लेटर, एंड आई थिंक उस ट्रैक पे हम आ गए हैं, और इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स मुझे लगता है कि शायद एक मेजर चंक जो है वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो दिस बिजनेस हैड टू फ्लरिश। अच्छा, कौन से ऐसे 3 मूव हैं जो आप लेंगे अगर आपको आज अपने बिजनेस को स्केल अप करना हो? 3 मूव्स अगर मेरे से पूछो, मैं एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ टीम्स के ऊपर। सो जो पीपल फैक्टर है मेरे लिए हमेशा, अगर आप मुझे कहोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा, तो शायद मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कहूँगा कि यू नीड अ गुड टीम, गुड पीपल। सो एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए कि लीडर को भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि शायद यू नीड अ गुड टीम अगर आपने बिज़नेस सक्सेसफुल करना है। बट अगर काउंट ही करना है हमने, तो आई थिंक के पहले नंबर पे मैं कहता हूँ कि अ गुड टीम, सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड प्रोसेसेस जो हैं आपके वो होने चाहिए अगर आपने स्केल करना है। बिज़नेस अगर स्टार्टअप है, छोटा है, तो शायद मैनेज हो जाता है विदाउट प्रोसेसेस, या बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस ना भी हों तो पॉसिबल है। बट अगर आपने स्केल करना है तो फिर आई थिंक विदाउट अ गुड सिस्टम एंड प्रोसेसेस आप नहीं कर सकते। बट प्रोसेसेस अगेन वो होने चाहिए जो कि कोई रोड ब्लॉकर्स ना हो। मैंने कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंसेस कुछ जगहों पे किया है कि हम प्रोसेस इतना कमरसम कर देते हैं कि ग्रोथ आने के बजाय उस प्रोसेस की वजह से आपकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। वो रुक जाती है। एंड थर्ड चीज़, अगर बिजनेस स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे पूछोगे तो वो सस्टेनेबिलिटी है। आपका जो फाइनेंशियल मॉडल है, जो बिज़नेस मॉडल है, दैट हैव टू बी सस्टेनेबल। ये आज से कुछ साल पहले बहुत सारे वीसीज के थ्रू हमारे पास ब्रांड्स पाकिस्तान में आए, ई कॉमर्स में ख़ास तौर पे आए, जिनकी ग्रोथ आप देखोगे तो ना एक्सेप्शनल ग्रोथ थी इनकी, एंड विद इन मंथ वो क्लैप्स हुए, और इस बुरी तरह से क्लैप्स हुए कि बेचारे जो एसोसिएट थे लोग उनके साथ, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा, इन्वेस्टर्स ने भी स्ट्रगल किया, एंड लीडरशिप ने भी स्ट्रगल किया। तो बिजनेस हैव टू बी सस्टेनेबल। सो टीम, सिस्टम एंड प्रोसेसेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये मेरे ख्याल में 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं स्केल करना है तो इसके विदाउट दीज आई फील के शायद मुश्किल होता है। अच्छा, आपने माशाल्लाह से बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया, ठीक है, KFC, दवाको एंड पेप्सिको जैसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रिटेल बिजनेस को चलाने के लिए कौन सा एक सीक्रेट है जो उसको कामयाब बनाता है? तीनों इंडस्ट्रीज़ के शायद कुछ डायनामिक्स फ़र्क हो सकते हैं, कुछ तो बड़े सिमिलर हैं। हम कहने को सारे लोग कहते हैं कि यू हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक, आपको कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कस्टमर क्या चाह रहा है आपको वो पता होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, आपकी मर्चेंडाइज है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, भले से उसमें आपने इनोवेशंस हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। सो मुझे लगता है कि रिटेल जहाँ पे बिल्कुल कस्टमर फेसिंग पे है एंड कस्टमर ब्लंट है, उसने आके आप समझे एक्सपोज्ड हैं कस्टमर के सामने, तो दैट इज़ वन रीज़न मैं बार बार टीम की बात करता हूँ कि यू नीड गुड पीपल जो कि उन चीज़ों को हैंडल कर सके, जिनकी अप्रोच ये हो कि यार हमने कस्टमर को टेक केयर करना है, कस्टमर का प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करना है। सो फॉर रिटेल बिजनेस आई थिंक जो कस्टमर की ख्वाहिश कह लें उसे, अगर मैं उसको थोड़ा रीवर्ट करूं, या जो कस्टमर की आस्क है, जो नीड है, आपकी स्ट्रेटजी उससे अलाइन होनी चाहिए। देयर इज़ अगेन एक और थ्योरी भी है कि आप खुद अपनी एक प्रोडक्ट ऐसी बनाओ जो कि कस्टमर को लगे कि यार यही मेरी नीड है। बट आई थिंक कि जो कस्टमर नीड है वो एड्रेस होनी चाहिए। आपकी जो ऑफरिंग है वो ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, या उसकी नीड को कम से कम फुलफिल कर रहा है। सो रिटेल मेरे ख्याल में तो प्राइमरीली जो है वो इसी तरीके से एड्रेस होती हैं। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि सिर्फ नीड को एड्रेस करना है,
तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ऑलरेडी नीड को एड्रेस कर रही होती हैं, बट नई प्रोडक्ट आती है उनकी मार्केट कैप्चर कर लेती है। तो इसके पीछे क्या साइंस होती है? अब देखो, मार्केटिंग, आई थिंक मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सारी चीज़ों के अंदर। और आपको बहुत सारे ब्रांड ऐसे नज़र आएंगे जो कि रीलॉन्च हुए, और उन्होंने, मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान में माउंटेन ड्यू जिस वक्त फर्स्ट टाइम आया था तो वो फेल हो गया था, बुरी तरह से फेल हुआ था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद सेकंड टाइम जब वो लॉन्च हुआ है तब भी वो फेल हुआ था। सो बड़ा डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को शोकेस क्या कर रहे हो, या उस प्रोडक्ट की मार्केट पोजीशनिंग आप जो है वो क्या कर रहे हो। वही माउंटेन ड्यू लेटर ऑन जब उन्होंने उसको पिच किया, तो शायद आज के रिसेंट नंबर तो मेरे पास नहीं होंगे, बट हमारे अप नॉर्थ में उसका मार्केट शेयर 60-70% जो है वो टोटल पाई में कंट्रीब्यूट वो कर रहा था। कि लोगों को शायद वो लगता था कि थोड़ा रफ़ एंड टफ और इन चीज़ों के लिए जो है ना, माउंटेन ड्यू पी लिया, जैसे वो स्टिंग पी के आप सारा कुछ ऑन कर देते हो ना, आप में एनर्जी आ जाती है। जैसे रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी छाप ली है जी। सो आई थिंक प्रोडक्ट इटसेल्फ अच्छा होना चाहिए, ये तो मस्ट हैव है ना। बट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड योर पोजीशनिंग आपकी अपनी प्रोडक्ट की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि जो मैं कह रहा हूँ ना, कस्टमर की नीड, सो कस्टमर को एट टाइम खुद भी आइडिया शायद नहीं होता कि मेरी नीड क्या है, तो आपको उसको बताना पड़ता है। बहुत साल पीछे हम चले जाए ना, तो हमारे बचपन में तो डेंटोनिक चलता था, टूथपेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म होते हमने देखा, हमने पानी को भी बिकते देखा। कभी आज से 30-40 साल पहले किसी ने सोचा था कि पानी लोग ख़रीद के पिया करेंगे। तो मुझे याद है कि हमारे बचपन में जब ये पैक्ड बॉटल आना शुरू हुई तो कहते थे कि यार पानी कौन ख़रीदेगा। आज मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो पानी की आपको नज़र आती है। तो एट टाइम शायद कस्टमर को ख़ुद भी नहीं पता होता, और नीड वो क्रिएट की जाती है एंड कस्टमर को एजुकेट किया जाता है कि आपको ये चीज़ चाहिए। वो डेंटोनिक से जब सफ़र शुरू हुआ ना, तो फिर हुआ कि भी ब्रश करना चाहिए, फिर हुआ कि जी सुबह भी करना चाहिए, रात भी करना चाहिए, फिर आया कि भी 3 दफ़ा करना चाहिए। हैंड सोप जो है वो आप 10 मिनट तक जो है वो 1 मिनट तक 30 सेकंड तक उसको यूज़ करते हो, तो सारा उसकी कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रही है। तो इट्स अबाउट पोजीशनिंग एंड अपनी प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट किस तरह से करते हो। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिमिलर कैटेगरी के अंदर भी आप काम कर रहे हो तो। जैसे कि डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है इन जनरल, तो ये जो ट्रेडिशनल हमारी मार्केट है वो आपको कैसा लगता है, कैसे कॉम्पिटिटिव रहेगी या नहीं रहेगी आने वाले टाइम? यार ये अगेन ये बड़ी डिबेट इस पे फ्रॉम लास्ट 5-7 ईयर्स से तो डिबेट डिफरेंट फोरम्स के ऊपर रही है। मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्योंकि ब्रिक एंड मोटर से रहा है, ई कॉमर्स में उतना एग्रेसिवली जो है वो हमने अर्लियर कैरियर के अंदर नहीं किया, तो हम शायद थोड़ा सा प्रो रहे हैं हमेशा फ्रॉम ब्रिक जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉडर्न, जिसको हम स्टोर एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना। मुझे ये लगता है कि जितना भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ई कॉमर्स आ रहा है, ये इंक्रीज़ करेगा टोटल पाई में, ये बिज़नेस इंक्रीज़ करेगा, बट इसकी वजह से स्टोर ऑपरेशन शायद मुझे नहीं लगता कि वो कम होगा। आपने ई कॉमर्स अगर डील करना है, उसको जो फीड आपने करना है, उस फीड करने के लिए भी आपको जो है कोई स्टोर चाहिए। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट चाहिए आपको, कोई भी और बिज़नेस है तो उसको फीड करने के लिए बहरहाल आपको भले से डार्क स्टोर चाहिए हो, या आपका जो है जहाँ पे कंज्यूमर वॉक इन कर रहा हो वो स्टोर चाहिए हो। तो वॉक इन स्टोर्स जो हैं वो बेसिकली वेयर हाउस के तौर पे यूज़ होंगे उन डिजिटल। मुझे लगता है कि ये होंगे, शायद ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हाँ उलट होगा। जिस तरह आपके ओमनी चैनल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके जो छोटे स्टोर, आप इंडिया को देखोगे ना, तो ठेले वाला है तो उसके पास भी बारकोड जो है, आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है बारकोड्स या QR कोड जो है वो स्कैनिंग के लिए लगे होंगे। सो ऐसा नहीं है कि उनका बिज़नेस जो है वो कम हो गया है, डिलीवरीज़ और इंक्रीज़ कर गई हैं। आप फूड पांडा देखो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप कभी नंबर्स उनके देखो तो यूल बी सरप्राइज। और वो कहाँ से फीड हो रहा है?
वो फीड हो रहा है आपके रेस्टोरेंट से भी, वो फीड हो रहा है होम शेफ़ के कॉन्सेप्ट से भी। जो घरों में ख़वातीन अपने जो हैं वो किचन्स रन कर रही हैं, वहाँ से भी वो फीड हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं उसे भी एक छोटा रेस्टोरेंट या छोटा स्टोर कहूँ, तो वो तो मशरूम ग्रोथ हुई है उसकी। तो मेरा ख़्याल है कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल रहेंगी और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का शेयर खा जाएगा, ये पाए पाए ही मेरे हिसाब से जो है दैट विल इंक्रीज़। सही सही। अच्छा, शार्क टैंक में जाना हुआ आपका थोड़े दिनों पहले, कैसा रहा एक्सपीरियंस? शार्क टैंक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, स्पेशली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उनके लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों ने फंडिंग भी सिक्योर की है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद जितने स्टेक्स हमारे लोगों ने, जो यंग लोग हैं उन्होंने पास ऑन कर दिया शार्क्स को, वो शायद इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर नहीं करना चाहिए। 30-40%, 45%, 35% अगर कंपनी का आप बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर फॉरगो कर देते हो तो बड़ा मुश्किल है सस्टेन करना। जो मैंने बिज़नेस स्केलेबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे तो कहा था कि सस्टेनेबल होना चाहिए बिज़नेस। तो अगर 40% आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपने पास ऑन कर दिया तो फिर तो आपके पास बहुत गुंजाइश ही नहीं बची आगे बिज़नेस को स्केल करने के लिए। बट आई थिंक अ गुड प्लेटफॉर्म और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हमारा भी थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, बट ये कि अर्ली स्टेज पे हम गए थे तो सभी सीख रहे थे, शार्क भी सीख रहे थे। तो बट ओवरऑल आई थिंक दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस। माइलेज अच्छी मिली उससे, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुए हम, बिज़नेस ग्रोथ आई हमारी इंटरेस्टिंगली, नंबर्स हमारे बेहतर हुए, टॉप लाइन ग्रोथ आई हमारी, डिफरेंट पार्टनरशिप्स हुई हमारी। तो इट वेंट वेल फॉर अस। अच्छा, मेरे ख्याल से शार्क्स का मानना था प्रोग्राम में कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका वो टीवी पे आकर ही बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं या वाकई फंडिंग की नहीं रहता? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऑन एयर होते हो तो अगर कोई भी ये कहेगा कि भाई उसके पीछे कोई मार्केटिंग मोटिव नहीं होता, तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी राइट। मार्केटिंग मोटिव होता है हमेशा। और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अगर आप जो मुझे सुनने में आया है कि 900+ बिजनेसेस पिच हुए थे, आई एम नॉट श्योर, बट जो एक नंबर वहाँ पे हमें कोट हुआ था वो राउंड यही था कि शायद 900+ बिजनेसेस कोट हुए थे, जिनमें से 70-80 बिजनेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस के हम भी स्टार्टअप थे, इतने बिजनेसेस में से आपका शॉर्ट लिस्ट होना, सिलेक्ट होना, फिर एयर होना, तो दैट इट सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट एक छोटे स्केल के बिजनेस के लिए। और मार्केटिंग मोटिव होता है कि माइलेज मिल जाए, बट डेफिनेटली वी वर लुकिंग फॉर फंडिंग कि अगर हमें फंडिंग उसमें से, ऑल्दो कोई बहुत बड़ी फंडिंग हमने रिक्वायर भी नहीं की थी, जो टोटल बिजनेस हम देख रहे थे नेक्स्ट 5 ईयर में, 3 ईयर्स में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो मुझे आज भी लगता है कि शायद कोई बहुत अनरीज़नेबल आस्क नहीं थी हमारी। बट मेरा ख्याल है कि शार्क्स के लिए भी थोड़ा सा नया था। फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हुई थी और मुझे याद है जब हम रिकॉर्डिंग के लिए गए हैं तो पता चला था कि फर्स्ट एपिसोड की जितनी रिकॉर्डिंग्स है वो शायद कोई 7-8 आवर्स लेट हुई थी। और शार्क्स उस दिन गए सुबह पता नहीं 3 बजे या 4 बजे गए थे, और अगले दिन फिर सुबह 8-9 बजे आना था, फिर 2 बजे आए। तो थोड़ा सा मेस वाली सिचुएशन ना वहाँ पे चल रही थी, तो हर कोई सीख रहा था। और जिस एपिसोड में हम एयर हुए थे, हमारे अलावा सबको पैसे मिले थे उस दिन, बड़े यंग लोगों को पैसे मिले थे। बट फ़र्क ये था कि पहले मुझे याद है कि एक कपल आया तो वो 35% ऑफ़र करके आए, उसके बाद अरशद चाय वाला जो है मेरे ख्याल 40%, 35-40% पे आए। फिर एक और दोस्त है हमारे, वो भी आई थिंक 40% के ऊपर आए। तो मुझे लगता ये है, बट आई फील कि शायद 35-40 का एक बेंचमार्क सेट हुआ था। तो 35-40% के बाद जब हमने 2% की बात की तो शायद वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए। सो वैल्यूशन के ऊपर एज ए सेड अर्लियर के हर किसी का फ़र्क अप्रोच हो सकती है, बट जो बिज़नेस की बिगर पिक्चर थी, उस बिगर पिक्चर पे तो शायद वो गए ही नहीं, वो डिस्कशन ही नहीं हुई। हमने जो टॉप लाइन कोट की थी, आई थिंक इट्स हार्डली 3 मंथ्स हुए होंगे हमें जब वी वर एयर,
हमारी आज की टॉप लाइन उससे 100% ग्रो कर चुकी है। सो जो नंबर जिनकी हम डिस्कशन कर रहे थे डाउन द रोड 5 ईयर्स, एक नंबर हमने कोट किया था बट उसके ऊपर बात नहीं हुई। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद वो 12 मंथ या 18 मंथ में ही हम वो अचीव कर रहे होंगे। सो नो रिग्रेट, आई थिंक दैट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म। और आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड के इसका सीज़न 2 सीज़न 3 भी आए, और यंग लोगों को अगर उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई एम ऑल इन। सो वो होना चाहिए। आप फिर से जाएंगे फंडिंग के लिए अगर आपको मौका मिला? मेरा ख्याल है कि एक एक प्लेटफॉर्म जो है उसको एक ही दफ़ा जो है वो आपको अप्रोच करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब नेक्स्ट सीज़न जब तक आएगा तो आई स्ट्रॉन्ग बिलीव इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द हेल्प ऑफ अल्लाह, तो हम शायद काफ़ी ग्रो कर चुके होंगे, हमारी वैल्यूएशन इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चला। अच्छा, टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, क्या इनसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है हेल्थ केयर की? सो थोड़ा सा इसको मैं डिवाइड करूँगा। जहाँ पे डिजिटलाइजेशन की हमने बात की, आई थिंक उससे तो बहुत सपोर्ट हो रही है। आज भी अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी नहीं है हमारे पास। हमारे बहुत सारे ब्रांड जो हैं जो डॉक्टर कंसल्टेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, टेली मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद अनफॉर्चुनेट है इंडस्ट्री के लिए कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जिस पे हम कहेंगे यार ये ब्रांड था और इस ब्रांड ने फ्लरिश किया है और बिल्कुल स्टैंड आउट कर गए हैं। लोग थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी इसमें। बट जो डायनामिक्स हैं हमारे कंट्री के, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है शहरों से थोड़ा सा हट के आप जाएं, आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं या इंटीरियर पंजाब में चले जाएं या इंटीरियर बलूचिस्तान या केपी में चले जाएं, तो बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है। शायद आप यहाँ बैठ के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो वहाँ पे सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि विद डिजिटलाइजेशन शायद हम बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में, पंजगूर में डॉक्टर्स को नहीं बिठा सकते, बट अगर टेक्नोलॉजी हो तो मुझे लगता है कि उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत अच्छे डॉक्टर तक एक्सेस हो सकती है उन लोगों की। सो फ़ायदा तो इसका है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कोशिश भी कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए। एंड ये भी मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्म होना है, सूनर और लेटर इसने होना है। एज़ फार एज AI इज़ कंसर्न, आई थिंक AI तो अब थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि फ़ैशन बन गया है कि हर चीज़ में हम कहते हैं कि AI से ये हो जाएगा, AI से हो जाएगा। AI होना चाहिए। AI बहुत सारी फील्ड में आपको जो है वो आई थिंक बहुत हेल्प आउट कर रहा है। विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो है आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अगले 1 से 2 साल में हमें देखने को भी मिलेगी। बट एक थोड़ा सा जो डाउन साइड मुझे लगता है कि शायद हमारे यंग जनरेशन की या लोगों की जो एक अपनी सोच थी, कंटेंट राइटिंग थी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप जो थोड़ा सा थिंक थ्रू करके जो है वो काम कर रहे होते थे, अब उसको लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया है। कुछ भी करना होता है तो सबसे पहले कहते हो कि यार इसको आप डाल दो, चैट GPT में डाल दो, किसी और AI टूल के अंदर डाल के एंड बैठे बैठे काम कर लो। तो उससे आई थिंक कि शायद मुझे ये लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि शायद इंटेलेक्चुअली हमारे लोग जो हैं थोड़ा सा पीछे जाएंगे उसकी वजह से। शायद वो जो ओपन माइंड होता है ना, जिसमें आप थिंक थ्रू करते हो, तो वो दैट इज़ वन एरिया जिसका शायद आज मेरे पास भी आंसर नहीं है कि उसको कैसे जो है कोप अप किया जा सकता है। बट ये एक डाउन साइड मुझे इसकी ज़रूर नज़र आती है। बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ टू बी वन। अच्छा, आपने तस्करा करा कि टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी कारोबारी कामयाबी के लिए। तो आपको क्या लगता है या आपके एक्सपीरियंस से हमें बताएं कि एक अच्छी टीम को कैसे बिल्ड किया जा सकता है? मैंने एक चीज़ बड़े अर्ली करियर में पढ़ी थी कि यू टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। सो मेरा अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और मैं कहता हूँ कि बिज़नेस की सक्सेस में, अगर जैसे मैंने पहले कहा है कि मुझे अगर पूछोगे कोई एक चीज़ क्या चाहिए, तो मैं आज भी कहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट पीपल। सो आप लोगों का ख्याल रखें। मेरी जो अप्रोच है, लीडरशिप अप्रोच है, मैं कहता हूँ कि
जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं, आपको उनका पता होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वो किन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आपने उनको सिखाना है, कैसे आपने उनको मेंटोर एंड ग्रूम करना है जिससे वो करियर में जो है वो आगे जा सकते हैं। तो आपकी टीम जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके करियर्स को आगे लेके जाना, उनको मेंटोर करना, उनको एजुकेशन में आगे लेके आना। ये मैं समझता हूँ कि उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप अपने आप को लीडर कहते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि क्योंकि लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते, ख़ुद शायद जॉब्स भी कर रहे होते हैं, साथ और भी काम कर रहे होते हैं, तो उनको मेंटोर करना जो है वो लीडर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो टीम को साथ लेके चलना, मेंटोर करना एंड उनके लिए फिर फाइट भी करना। कुछ बड़ी जो है ना हमारे इंडस्ट्री के अंदर, मैं अब स्पेसिफिकली किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि हम शायद लोगों को यूज़ करते हैं लीडरशिप लेवल के ऊपर, या बिजनेस। अब तो खैर चले, हम खुद भी एंटरप्रेन्योर हैं, लेट्स सी के हाउ थिंग्स वर्क अदर साइड ऑफ द टेबल। बट मुझे लगता है कि यार हम लोगों को यूज़ करते हैं। आप नोटिस करो कि एक एम्प्लॉई जो है वो 3 साल से बैठा होगा, 4 साल से बैठा होगा, 10% की, 12% की जो है वो 8% की जो है उसको रेज़ मिल रहा होगा। सडनली वो रिज़ाइन करता है तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हीरा था हमारा, और आप फिर उसको रिटेन करने के लिए 30% भी कहते हो कि मैं तुम्हें दे दूँगा, और ग्रोथ नहीं आ रही होती। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि यार ये एम्प्लॉय कंपटीशन में जा रहा है, तो आप उसको रिटेन करने के लिए सब कुछ करने पे जो है वो रेडी हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फेलियर होता है लीडरशिप का। अगर वो रिसोर्स जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है तो फिर तो आपको नहीं रोकना चाहिए उसे, और अगर वो उस क्वालिटी का है और आपने उसको अप्रेज़ नहीं किया पहले, तो दैट इज़ योर लीडरशिप फेलियर। फिर जब एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है तो मेरा ख़्याल है कि कभी उसको फिर नहीं रोकना चाहिए। उसको जो है कैरियर में एक्सेल करना है, उससे अपना डाइवर्सिफ़ाई करना है कैरियर, कहीं उसको ग्रोथ मिली तो उसको जाने दें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपको अचानक से याद आए कि नहीं भई अब इसको रिटेन करें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारी किसी एक इंडस्ट्री के, नहीं जनरली, कि हम लोगों को थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हम यूज़ करते हैं, अनफ़ेयर हैं। एज़ एन एम्प्लॉयर थोड़ा-सा अनफ़ेयर हैं हम। मैं अब तो खैर बिज़नेस भी कर रहे हैं, उससे पहले भी हमेशा इनकरेज करता हूँ कि अगर किसी के पास अच्छी अपॉर्च्युनिटी है तो यू शुड लेट हिम गो, उसको, बल्कि आप उनको हेल्प करें। कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है, आपको लगता है। वन ऑफ माय करियर मेंटोर्स, बल्कि मेरे जो सबसे पहले जिनको मैं उस्ताद कहता हूँ अपने प्रोफेशनल करियर में, मुझे याद है जब कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी में था मैं, तो जब मैंने एमबीए अपना कंप्लीट किया तो आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड। उन्होंने कहा कि अदील अब तुम मेरे काम के नहीं रहे, तो तुम्हें कैरियर में आगे जाना चाहिए। तो उन्होंने ख़ुद मुझे ये बात कही कि आप कैरियर में अब आगे जा सकते हो, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे आपका कैरियर नहीं होगा। एंड फॉर्चुनेटली 2-3 माह में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे मिल गई, और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम इसको जो है वो ऑप्ट करो। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि भाई आपको बेसिकली हेल्प आउट करना है लोगों के लिए, एंड लोग फिर आपका रिगार्ड भी करते हैं। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक जो आपको लगता है आज के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स करते हैं जब उनको बिजनेस एक्सपेंड करना होता है? आई थिंक बिज़नेस जो एक्सपेंड करने में जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक कह लें या अप्रोच का फ़र्क होता है, हम बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी का शायद उस तरह से ख्याल नहीं रखते। ये जो रीसेंट टाइम में, रीसेंट ईयर्स के अंदर जो बिज़नेसेस मैं एग्जांपल दे रहा था क्लोज़ हुए हैं, उसमें भी शायद एक बड़ा रीज़न ये था कि बहुत सारे बिज़नेसेस ने कैश बर्न किया, बिज़नेस को सस्टेनेबल नहीं किया। मेरे ख्याल में सबसे पहले बिज़नेस सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर बिज़नेस अपने पाँव पे खड़ा है, ब्रेक इवन कर रहा है, पैसे बना सकता है, तो फिर आपको उसको एक्सपेंड भी करना चाहिए। अगर एक छोटे स्केल पे एक्सपेंड नहीं कर रहा, मुझे लगता है बहुत कम बिज़नेसेस हैं कि जिसको आप सिर्फ ये कह के कि इसको हम स्केलेबल कर लेंगे तो इससे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। शायद वो किसी एक आधे बिज़नेस में तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो दैट्स अ राइट अप्रोच। तो हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये गलती करते हैं कि बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं है, बट उसमें फंडिंग डाल के पैसा जो है वो बर्न करके उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, एंड अल्टीमेटली वो सस्टेनेबल नहीं रहता एंड आपको फिर रिवर्स करना पड़ता है।
सही। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग प्रोफेशनल्स को मेंटर करने का, तो कौन-सा एक लीडरशिप स्किल है जो आप में डेवलप करना चाहेंगे? सो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर यंग लोगों को आपने ट्रेन करना है, सबसे पहले तो एक और एरिया है जिसको मैं ज़रूर टच बेस करूँगा कि जो हमारे जैसे लोग हैं ना, 20 साल 25 साल जिनके एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा ये भी लगता है कि यार ये जो यंग लोग आ रहे हैं ना, ये ये उतने मेहनती नहीं है। हम इतनी मेहनत करते थे, हम 16 घंटे काम करते थे, हम 12 घंटे काम करते थे, तो मेरे जो को वर्कर्स हैं, जो भी समझो लीडरशिप टीम में लोग होते हैं, तो अक्सर एक दूसरे से हम शिकायत कर रहे होते हैं कि यार ये लोग जो है ना इनका डिसिप्लिन है, ना इनका जो है वो माइंडसेट उस तरह का है। तो कुछ साल पहले तक शायद थोड़ा सा मैं भी सोचता था इस तरह से कि ये जेंसीज हैं या इनसे जो पीछे की जो हमारी जनरेशन है शायद उनका ये चैलेंज है। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया और अब मैं लोगों को भी, अपने जो को वर्कर्स हैं उनको भी हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि टाइम इज़ बिन चेंज। हमें अपने आप को चेंज करना है। हमें ये जो जनरेशन आ रही है इसको चेंज करने के बजाय हमें टाइम के साथ अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड करना है। शायद हम आउटडेटेड होते जा रहे हैं। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले हम कहते थे हम कंप्यूटर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। आज मुझे लगता है कि शायद हम इलिटरेट हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन आ रही है ना, ये हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और शायद मैं जो काम 2 घंटे में करता हूँ, मेरे पास अगर कोई स्मार्ट लड़का लड़की है ना इस जनरेशन की, तो शायद वो वाला काम वो 15 मिनट में कर सकते हैं, जिसको मैं शायद 2 घंटे लगा देता हूँ करने में। तो एक तो हमें सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जनरेशन जो है ये हमसे आगे है। इनका बहुत सारी चीज़ों में शायद बिजनेस एक्यूमेन, इंटेलेक्चुअली, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनमें जो इनका ओरिएंटेशन है वो हमसे बहुत बेहतर है। हमें सिर्फ इनको थोड़ा ग्रूम करना है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो फेलियर्स हो सकते हैं आपको करियर्स के अंदर या बिजनेसेस के अंदर, हमें वो इनको सिखाने की ज़रूरत है। अदरवाइज दे आर स्मार्ट पीपल, मेरा ख्याल है कि हु कैन रन बिजनेस। अच्छा, बिज़नेस के अंदर या स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के अंदर कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो आपको एक्साइट करता है? ट्रेंड की अगर बात करें तो हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ केयर में तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है, आई थिंक कि उससे बहुत सारे नए एवेन्यूज़ आपके पास ओपन हो रहे हैं। जो कुछ पुराने कॉन्सेप्ट थे, हमारे मेडिकल स्टोर का कॉन्सेप्ट था, पर्ची आ रही है, पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक जो है वो लेस एजुकेटेड, ठीक है, बट डोंट टुक इट रॉन्ग कि लेस एजुकेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, बट शायद सिर्फ एक्सपीरियंस था कि दवाइयाँ बेच बेच कर समझ आ गई कि सर में दर्द है तो ये वाली दे देनी है, पेट में दर्द है तो ये वाली दे देनी है। आई थिंक कि मुझे जो चीज़ एक्साइट करती है कि यंग लोग आ रहे हैं, हमारे फार्मेसी के जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें आज भी आप फार्मेसी स्कूल से देखोगे तो 80-90% जो है फीमेल्स ग्रेजुएट हो रही हैं। तो मुझे जो चीज़ बहुत एक्साइट करती है वो ये है कि हम शायद उस एरा से गुज़र रहे हैं जहाँ पे फ़ीमेल एम्पावरमेंट हम देख रहे हैं, ख़वातीन काम कर रही हैं और आई एम ऑलवेज़ वेरी प्रो के बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं रेट करता हूँ कि शायद जो हमारी फ़ीमेल जो फ़ीमेल स्टाफ हैं, फ़ीमेल ग्रेजुएट्स हैं, वो उनके एथिक्स, उनका डिसिप्लिन, उनकी चीज़ें शायद हमारे मेल से जो है वो बहुत बेहतर है। तो मुझे उन यंग लोगों को, यंग लेडीज़ जो हमारी ये बच्चियाँ आ रही हैं, मैं उनको देख के बहुत एक्साइट होता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से इनके ग्रेड्स और चीज़ें देखो तो खुशी होती है आपको। सो हेल्थ केयर सेक्टर में तो ख़ास तौर पे, वेदर इट्स मेडिकल और द फार्मेसी साइड जो है, तो ये यंग लोग आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको नज़र आएंगे। फार्मेसी से हट के भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं शार्क टैंक में। इनफैक्ट मेरे साथ फैसलाबाद से 2 सिबलिंग्स आए हुए थे, उन्होंने
ऑर्गेनिक फूड बच्चों के लिए जो है वो मुझे लगता है कि शायद अच्छा काम करें तो नेस्ले को टक्कर दे देंगे कुछ सालों में। तो मुझे थोड़ा सा, मैं इंस्पायर होता हूँ यंग लोगों को काम करता हुआ देख के, तो मुझे इनफैक्ट उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, तो मुझे तो ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं। अच्छा, अगर आज आपको कैरियर रीस्टार्ट करने का मौका मिले तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो आप चूज़ करेंगे? आई बिन अ गुड कैरियर। मैंने बड़ा स्क्रैच से करियर अपना स्टार्ट किया था। बिल्कुल आप कह लो कि जो ऑफिस में एक छोटा होता है ना, जो छोटा सारे काम कर रहा होता है, फाइल्स भी बना रहा होता है, फ़ोटो कॉपीज़ भी कर रहा होता है, तो मैंने सारे वो काम किए हुए हैं। तो वहाँ से अपने आप को ग्रूम किया है, पढ़ाई भी की, ग्रूम भी किया, सीखा भी। और लोगों को हमेशा कहता हूँ सीखते रहना चाहिए आपको, दैट हेल्प्स यू इन योर करियर। तो नो रिग्रेट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं रिवर्स करना चाहूँगा। थ्रू आउट माई करियर 4-5 जो इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, 4-5 डिफरेंट कंपनीज में काम किया है। आई ऑलवेज लेफ्ट द कंपनी जिस वक्त मैं बिल्कुल टॉप पोजीशन पे रहा हूँ या टॉप परफॉर्मर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि शायद आज भी अगर मुझे रीस्टार्ट करना पड़े तो मैं वहीं से रीस्टार्ट करूँगा जो मेरा करियर रहा है। तो आई डोंट वांट एनी चेंज इन दैट। अच्छा, कोई एक ऐसी बुक, पॉडकास्ट या मेंटोर जिसने आपकी ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया बदल दिया? बहुत सारे हैं। पॉडकास्ट तो शायद ना कोई ऐसी हो, क्योंकि यूजुअली डिजिटल को आज भी जो हमारे जैसे लोग हैं वो स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं, और शायद बड़ा, मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी बात भी कौन सुनेगा हमारी। बट आई थिंक कि कुछ मेंटोर्स ऐसे मैं आई मस्ट से कि ऐसे ज़रूर रहे हैं, जिन्होंने पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं या प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो उनकी कुछ सिखाई हुई चीज़ें, कुछ बताई हुई चीज़ें उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। मेरे जो फर्स्ट मेंटोर थे आरिफ अली ख़ान साहब, एंड देन आसिम हुसैन, लेट आसिम हुसैन जो KFC में मेरे मेंटोर रहे हैं, जो इनसे जो लीडरशिप ट्रेड सीखी, या अगर मुझे आप अगेन इफ़ यू आस्क मी के जो अच्छी चीज़ सीखी तो शायद वो बिज़नेस एथिक्स है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़नेस आप जॉब करें, बिज़नेस करें तो स्ट्रॉन्ग एथिक्स आपके जो हैं वो होने चाहिए। तो एथिक्स कम्स फर्स्ट किसी भी चीज़ से। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि शायद ऑलमोस्ट जितने भी मेंटोर्स रहे हैं उनसे सीखी, और यही मैं आगे भी प्रोपेगेट करता हूँ कि ये सबसे पहले यही होना चाहिए आपका। अच्छा, आज तक कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता हो कि बेस्ट एडवाइस थी जो मुझे आज तक मिली अपने बिजनेस के लिए? आज तक बेस्ट एडवाइजेस बहुत मिली हैं, करियर में भी मिली हैं और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिली हैं। बट आई थिंक कि जिस वक्त एक मेजर स्विच हो रहा था मेरा फ्रॉम दी फूड एंड बेवरेज, तो वन ऑफ माई मेंटोर हु आस्क्ड मी के फार्मेसी रिटेल की तरफ आएँ। तो वैसे तो मैं ख़ुद भी क्लेम करता हूँ कि शायद मैं रिस्क लेता हूँ, बट ही सेड के यार फेलियर से घबराना नहीं है। वो जो एक होता है ना आपका कि आपने भागना नहीं है चीज़ों से, फेस करना, तो आपने फेस करना है। तो आई थिंक एक करियर में एक टाइम था जिस वक्त काफ़ी मेजर स्विच था करियर का, जो है पूरी इंडस्ट्री और चीज़ें चेंज हो रही थी, कुछ कन्फ्यूजन थी। तो आई थिंक वहाँ पे वन ऑफ माई मेंटोर लेट आसिम हुसैन, उन्होंने कहा कि यार इसको फेस करो एंड बिलीव मी ये आपका करियर ही पूरा इससे जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो चला जाएगा। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। ठीक। अच्छा, बहुत शुक्रिया आज हमें टाइम देने के लिए। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू दिल, थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें फिर हम आप हमें मौका देंगे आपसे कुछ सीखने का। थैंक यू फॉर टाइम।